क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 4, ये था 5। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। तो लिखेंगे इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापित कर देती है, तो उसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रति मतलब एक हटेगा वही लगेगा, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। और द्विविस्थापन क्या होता है? प्रतिस्थापन, विस्थापन या द्विविस्थापन ये एक ही जैसे होते हैं। जिसे प्रतिस्थापन कहें या इसको विस्थापन अभिक्रिया भी कई बुकों में दिया जाता है। तो विस्थापन अभिक्रिया भी इसी को बोलता है। प्रतिस्थापन विस्थापन एक ही बात है। चलिए इसका क्या लिखेंगे इसमें? वह रासायनिक अभिक्रिया, लिखिए वह रासायनिक वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु, जिसमें क्या लिखेंगे? जिसमें अधिक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, विस्थापित कर देती है, विस्थापित कर देती है, विस्थापित कर देती है, विस्थापित कर देती है उसे विस्थापन अथवा प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे विस्थापन अथवा प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर क्या है? उदाहरण देकर समझाए। तो उदाहरण इसका है FeCuSO और अभी बताया था वही फिर से लिख लेंगे इसमें। लेकिन अभी ये किसमें फिर हमने लिखाया था? हाँ वही जो लोहे की कील वाला एग्जाम्पल था, वो एग्जाम्पल हम फिर से लिख लेंगे। तो इसमें भी क्या है कि Fe+CuSO4 क्या होगा? इससे क्या बनेगा? Fe जो है वो SO4 और प्लस Cu। इसका अगर दूसरा एग्जांपल है तो दूसरा भी लिख सकते हो। जैसे मान लो तुम Fe की जगह जिंक ले लो, जिंक प्लस CuSO4 ले लो, तो क्या होगा? इस बार जिंक के साथ में SO4 हो जाएगा और कॉपर अकेला रह जाएगा। तो कैसी अभिक्रिया है? प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या करते हैं? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। उससे पहले देखो इस रासायनिक अभिक्रिया में यह भी क्या है? अधिक क्रियाशील है और Cu कैसा है? वो कम क्रियाशील है, तो इसीलिए ये क्या करता है? विस्थापित करता है। इसका अगर प्लस पॉइंट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? चूंकि यह भी अधिक क्रियाशील तत्व है, अतः ये कॉपर सल्फेट के विलयन से सल्फेट को कॉपर को विस्थापित कर देता है और FeSO4 फेरस सल्फेट बना देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो।
अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, क्या है, उदाहरण देकर, उदाहरण देकर समझाइए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जैसे मान लो भस्म ने तो क्षार, ठीक है, एक ही बात होती है। वह अभिक्रिया, सोल्यूशन लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल, कोई अम्ल किसी क्षार से, क्षार से अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करके लवण और, क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, जल का निर्माण करती है, निर्माण करती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण देखो, साधारण उदाहरण, मतलब इसने कहा क्या है, उदाहरण देखो, उदाहरण क्या होगा इसका, कि उदाहरण ऐसे लिखेंगे, अम्ल लिख लो, मान लो अम्ल, अम्ल प्लस क्या हुआ, भस्म अथवा ये क्षार, और इनकी जब अभिक्रिया हो रही है तो बनना क्या है, लवण के साथ में जल। ठीक, तो क्या करेंगे, एक बार अम्ल ले लेना है और उसमें एक क्षार ले लेना, जैसे मान लो हमने HCl ले लिया, HCl प्लस हमने अभिक्रिया कराई NaOH की, तो बनेगा क्या हमारा, तो बनेगा हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस H2, एक HA था, एक HA था, तो H2O बन गया। दूसरा मान लो, दूसरा जैसे H2SO4 ले लो और उसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो H2SO4 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे ले लिया, तो इससे हमें क्या बनेगा, देखो H2SO4 सन सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब भी क्रिया करता है पोटेशियम सल्फेट, ये क्या करेगा, ये पोटेशियम सल्फेट बना देता है। और पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, तो पता होना चाहिए, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। अब देखो यहाँ कितने K2 हैं, तो यहाँ भी हम 2 लगा दें। अब जो भी हमारा बचा है उसको अलग लिख लो, तो हमें पूरा पता ही है कि एक लवण हमने बना दिया, बचा क्या, जल, H2 हो गया, खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, अगला लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसे ही याद कर लो कि जब एक बड़ा यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिकों में, जब एक, चलो लिख दो उसको, कराएंगे, क्या लिखेंगे, वियोजन अभिक्रिया
को सोदाहरण सही समझाइए होगा। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन नंबर 7 है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया को सोदाहरण, सोदाहरण हरण मतलब उदाहरण सहित लिखिए, उदाहरण सहित लिखिए। तो उसका सोल्यूशन डाल दिए। जब कोई बड़ा यौगिक टूटकर, जब कोई बड़ा यौगिक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों में, या छोटे छोटे, या दो से अधिक, जो भी लिखो, जब कोई बड़ा यौगिक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तब वह, जब वो कोई बड़ा यौगिक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, इसके उदाहरण भी तुमको देना है, एक उदाहरण देना है या दो देने हैं, जितने भी देने हैं। तो लिखेंगे KClO3, KClO3। अब जब ये टूटेगा तो पहली बात तो एक तो KCl बनना चाहिए, और दूसरी बात ऑक्सीजन बनना चाहिए। तो KCl प्लस O2 इसे टूटेगा। अभी इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लो, और नहीं आता है बैलेंसिंग करना तो आप हमारी वीडियो देख लेना, वीडियो में दिया गया है। अच्छा चलिए, इसको बैलेंस कर, तरीका जो हमारे पास है उसी से बैलेंस करेंगे। क्या है हमारे पास तरीका, कि पहले तो हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे पोटेशियम, इधर लिखेंगे क्लोरीन, इधर लिखा हमने ऑक्सीजन। इसको हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। तो पोटेशियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो पोटेशियम इधर अभिकारक में पोटेशियम के कितने अणु हैं, और इधर उत्पाद में पोटेशियम कितना, बस यही चीज देखनी है। पोटेशियम इधर कितना, एक, इधर कितना, एक। क्लोरीन इधर कितने, एक, उधर कितना, एक। ऑक्सीजन इधर कितनी है, 3, और उधर कितना है, 2। तो अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दें, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई हमने कराई है, 3 से। ये मान लो हमने 3 से मल्टीप्लाई करा दी। इधर हमने कितने मल्टीप्लाई कराई है, 2 से मल्टीप्लाई कराई। अब जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराई है, देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराई है, तो अपने आप ही अभिकारक में इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और साथ ही साथ क्लोरीन में भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, लेकिन इसमें जब कराई है तो किसी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखो, यहाँ पोटेशियम कितने हैं, 2, यहाँ कितना, 1, यहाँ 2 करा दो। यहाँ क्लोरीन कितने, 2, यहाँ भी 2 करा दो। अब देखो, 2 ये, 2 ये, 2 ये, 2 ये, 6 ये, 6। अब देखो, 2 पोटेशियम है, 2 पोटेशियम है, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 3 दूना 6 ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। अब इस सेशन को लेकर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बची है, वो है हमारी बैलेंसिंग, अभिक्रिया संतुलित करना। तो अभिक्रिया संतुलित करने के लिए एक देखो अलग से वीडियो बना देंगे। इसमें क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ हम अभिक्रिया संतुलित करना ही बता देंगे, जैसे ये भी बताया वैसे। आपका जो मेन हेडिंग होने वाली है इस चैप्टर को लेके, वो आपको 5 प्रकार याद होने चाहिए। 5 प्रकार किसके, अभिक्रिया के। अभिक्रिया पांचों प्रकार आपको इस चैप्टर से आने चाहिए, जिसे कौन कौन से हैं वो पता होना चाहिए। कौन कौन सी है,
एक तो संयोजन है, फिर दूसरी वियोजन है, फिर विस्थापन है, फिर द्विविस्थापन है, फिर रेडॉक्स अभिक्रिया है। और रेडॉक्स अभिक्रिया इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 8, रेडॉक्स, ये होमवर्क रहेगा। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझना है इसे। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। 5 प्रकार आपको ये याद होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बैलेंस करनी आती हो, इक्वेशन बैलेंसिंग जिसको बोलते हैं, बैलेंसिंग आती हो। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन हो गए इससे रिलेटेड। एक रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, या क्वेश्चन नंबर 9 आप लिख सकते हैं कि अवक्षेप किसे कहते हैं, अवक्षेप किसे कहते हैं, अवक्षेप किसे कहते हैं, अवक्षेप किसे कहते हैं, प्रेसिपिटेशन मतलब पीपीटी जिसको बोलते हैं, कि अवक्षेप क्या होता है। तो वो आपको याद होना चाहिए कि अवक्षेप किसे कहते हैं। जैसे अवक्षेप की कई परिभाषाएं अलग अलग बुक में दिए रखी हैं। तो जैसे अवक्षेप वह किसी भी अभिक्रिया में 2 यौगिकों के मिश्रित होने पर जो जल में अविलेय पदार्थ उत्पन्न होता है। किसी अभिक्रिया में, जब किसी अभिक्रिया में क्या होता है, किसी अभिक्रिया में 2 यौगिकों को मिश्रित किया जाता है, इसका लिख लो। जब किसी अभिक्रिया में 2 यौगिकों को मिश्रित किया जाता है, मिश्रित किया जाता है, मिलाया जाता है, किया जाता है, तो तब जल में अविलेय पदार्थ भी बनता है। ये जरूरी नहीं है कि बने, किसी किसी अभिक्रिया में नहीं बनता, भी बनता है, पदार्थ बनता है, भी नहीं बनता है, जिसे अवक्षेप कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और इस अभिक्रिया को ही क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और क्या बचा, बस ये एटलीस्ट हमारी समझ से ये क्वेश्चन लगभग खत्म है। और जो क्वेश्चन अभी हमें 2 और छोड़े हैं, एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन अभी ये कितना था, 10 क्वेश्चन है, ऊष्मा, ये सरल क्वेश्चन, ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी में अंतर उदाहरण सहित दीजिए, उदाहरण सहित बताइए। अभी जो हमने बताया था वही लिख लेना है आपको, कि उसमें ऊष्मा रिलीज हो रही थी, क्या था उसमें, कैल्शियम ऑक्साइड था, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसको ऑक्सीजन के साथ जैसे हम रिएक्ट करा रहे थे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बनने के साथ साथ क्या हो रहा था, ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी। तो वो कैसी थी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया थी। और कई अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिनको कराने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, खुद ऊर्जा देनी पड़ रही है, तो वो अभिक्रिया कैसी होंगी, वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होंगी। तो इनकी परिभाषा कुछ ऐसी होगी कि वह अभिक्रिया जिनको संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तथा वे अभिक्रिया जो अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, उनको हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। फिर इनका एक उदाहरण देते ना, बस। ये आज की लेक्चर जो थे वो यही लगभग समाप्त करेंगे। ठीक है।